नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएस अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी की महामैराथन क्लास में पहली बार मिल रहे हैं। अभी तक आपने बहुत सी क्लासेस छोटे छोटे वीडियो के रूप में देखी थी। आज पहली बार महामैराथन क्लास हिंदी की तैयारी का अवसर आपके पास जो है उसका आकलन करने का मौका पहली बार हिंदी में मिल रहा है आपको। तो देख लेंगे हिंदी में जो 30 प्रश्न आएंगे उसमें से आपको लगभग 25 तक राइट करने हैं। 25 से भी ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको अतिरिक्त नंबर दिलाएगी। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी में आप 10-12 तक ही रुक जाओ। इसलिए 5-7 जो महामैराथन क्लास में हिंदी की डालूं, अगर आपने अच्छी तरह से इनको पढ़ लिया, देख लिया, इसका मतलब आप हिंदी में भी प्लस में जाओगे, है ना। मेहनत की जो सही है आपके हाथों में, उसको सफलता में बदलना है। आपकी जो मेहनत की कमाई है वो आपका मुकद्दर बदलेगी। थोड़े ही दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा परीक्षा के बाद और आप सफलता की तरफ बढ़ोगे। अतः हिंदी की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। मिलते हैं प्रश्नों से। शुरुआत प्रश्नों से। महामैराथन हिंदी परीक्षा में सीधे छपेंगे प्रश्न, तो आपकी तैयारी का अवसर का आकलन आपके हाथों में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला ही प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? 4 ऑप्शन सामने, मधुप, भ्रमर, मधुकर, भमरा। तद्भव शब्द पूछा है। तत्सम और तद्भव में फर्क। मधुप, भ्रमर, मधुकर, भ्रमरा। अगर देखा जाए तत्सम किसको बोलते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के जो शब्द हैं जिनका सीधा सीधा संस्कृत भाषा में उपयोग हो गया है, या फिर संस्कृत के वे शब्द जो सीधे सीधे हिंदी में बदले, बिना रूप बदले प्रयोग हो रहे हैं, उनको बोलते हैं तत्सम। और तद्भव किसको बोलते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए, वो है तद्भव। देखो जैसे यहाँ पर मधुप, ये शब्द मधुप, मधुकर से हमारे। भ्रमर शब्द किस में आता है? तत्सम आता है। भ्रमर तत्सम है, लेकिन इसका अगर तद्भव रूप करे तो भंवरा बनता है। इसका मतलब मधुप, मधुकर, भ्रमर ये सभी तत्सम है। भ्रमर का तद्भव भंवरा होगा, या बोरा भी बोलते हैं। इसका मतलब तद्भव कौन सा है? भंवरा। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। कौन सा शब्द देशी नहीं है? खिड़की, बूट, पाग, रिंगना। देशज शब्द जो अपन अटपटी भाषा में बोलते हैं, किसी के पीछे डी, कभी लोटिया, कभी धोतिया, कभी घड़ा, कभी खिड़की, कभी फटफट, कभी गड़बड़, कभी हटहट, ऐसे जो शब्द बोलते हैं वो देशी। हमारे देश में ऐसे फालतू बोले जाते हैं, खिड़की, बूट, पाग, रिंगड़ा। देखो हमारे ऐसे बोलते रिंगड़ा, बाटड़ा, मतलब अटपटे जो शब्द बोलते हैं वो देशी है। हमारे देश में नाम किसी का भी बदला जाता है, रूप परिवर्तित करके बोला जाता है। रिंगड़ा देश से, खिड़की, बूट, पाग। अगर पाग को देशज में बोलते पागड़ी बोलते, पागड़ी। इसमें से देशज शब्द नहीं है। खिड़की, बूट, पाग, रिंगड़ा। क्या जम रहा है भाई? पाग शब्द। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? 4 शब्द दे रहे हैं, आपको शुद्ध देखना है। अभिषेक, 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 अभिषेक। इन चारों में से फटाफट देख लो कौन सा शब्द शुद्ध है। अभिषेक, 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 अभिषेक। पता है तो आप जल्दी से कर लोगे। शुद्ध शब्द कौन सा चारों में से? अभिषेक। और अभिषेक में संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती। और इसका जब टुकड़ा करेंगे, अभी प्लस सड़क वाला स आ जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। शुद्ध शब्द होगा अभिषेक। ये अभिषेक गलत है, अभी में भी बड़ा नहीं आता है, छोटा आता है। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? किस कारण से अपन अशुद्ध वर्तनी नहीं बोलते हैं? जलवायु, लेखन की असावधानी, अशुद्ध उच्चारण या व्याकरण का कम ज्ञान। किससे अशुद्ध व्याकरण या अशुद्ध वर्तनी नहीं बनेगी? जैसे अगर व्याकरण का कम ज्ञान है, इसका मतलब अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आपकी वर्तनी जो है, लिखने की जो वर्तनी है वो अशुद्ध बन सकती है। ये तो सही है। अशुद्ध उच्चारण, अगर आपको उच्चारण शुद्ध नहीं आता है तो भी आपकी अशुद्ध वर्तनी बनेगी। लेखन की असावधानी, अगर आप सही नहीं लिख पाते हो किसी भी चीज को तो भी आपकी वर्तनी या फिर अशुद्ध बनेगी। लेकिन जलवायु का वर्तनी से कोई संबंध नहीं है। जलवायु से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अशुद्ध वर्तनी बनेगी, शुद्ध बनेगी। कौन प्रभाव नहीं डालता है लिखने पर? जलवायु का कोई संबंध नहीं है। किस समूह के सभी शब्द यौगिक है? यौगिक
यौगिक का मतलब ऐसा कौन सा समूह जिसमें दो शब्द मिलकर बन रहे? घोड़ा, घोड़ा में क्या दो शब्द है क्या? नहीं, घोड़ा तो एक ही शब्द है, इसके लिए आगे देखना ही नहीं। यहाँ पर दो शब्द है, अजायब और घर, लेकिन यहाँ पर घोड़ा नहीं है। रसोई घर, एक तो रसोई और घर दो शब्द है। अनपढ़, अन और पढ़। पुस्तकालय, एक तो है पुस्तक और एक होता है आलय। राजमहल, एक तो है राज एक है महल। किसमें दो दो शब्द आ रहे? बी वाले मारे। रसोई घर दो शब्द मिलके यौगिक बना। अनपढ़ दो शब्द मिले, पुस्तक और आलय दो शब्द मिले, राज और महल दो शब्द मिले। चाय में दो शब्द कहाँ? एक ही है। मोबाइल दो ही नहीं, चम्मच सब में नहीं। बी वाला सही है। यौगिक शब्द कहाँ रहा? दो दो शब्द मिल रहे हैं, बी सही। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत ज्यादा विश्वास करना, दूर दूर तक दिखाई देना, सागर के उस पार। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया। ईद का चांद का मतलब क्या होता है? क्या ईद का चांद रोज दिखता है क्या? नहीं, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद हो गया। कहते हैं आजकल तो तुम ईद का चांद हो, बहुत कम नजर आ रहे हो, बहुत कम दिनों के बाद दिखते हो, मतलब बहुत ज्यादा दिनों के बाद दिखते हो। इसके अलावा बहुत दिनों के बाद जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं? ईद का चांद होना, मुहावरा। चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना तद्भव में, चना भी तद्भव है, इसका तत्सम पूछा है। चणक, चना, चाणक, चणाक। चणक, चना, चाणक, चणाक। चना का तत्सम रूप पूछे तो उत्तर आएगा ना चाणक। आगरा का बहुवचन बताओ। आगरा, आगरे, आगरों। सी में, सी इधर लिख देता हूं मैं। आगरे, आगरों, आगारों। क्या बहुवचन नहीं बनेगा? आगरा शब्द का बहुवचन पूछ ले, आगरे, आगरों, बहुवचन नहीं होगा। या फिर आगारों। किसी भी अगर स्थान का नाम आ जाए उसका बहुवचन नहीं होता। जैसे जयपुर, तो जयपुर का ऐसा नहीं जयपुरों नहीं होता, बहुवचन नहीं बनेगा भी। कौन सा क्रमांक उचित नहीं है? बलि का मतलब बलिदान, बलि मतलब शक्तिशाली। सूरमिस देवता, सूरमिस वीर। वसन बर्तन, व्यसन मद्यपान। शौक दुख, शौक चाव। चार ऑप्शन आपके सामने। देखो, शौक का मतलब तो होता है दुख। शौक एक मात्रा है तो दुख ही होता है, और दो मात्रा वाला शौक होता है तो इसका मतलब होता है चाव। जैसे ना बहुत से शौक है, आपको किस बात का शौक है, आपको क्या चाव है, ये जम रहा है। शौक दुख, शौक चाव। वसन बर्तन, व्यसन मद्यपान। व्यसन का मतलब तो होता है मद्यपान, ये तो सही है। और वसन, वसन का मतलब बर्तन नहीं होता है। मैं वसन का अर्थ बताता। सूरमिस देवता होते हैं और सूरवीर होते हैं, ये वाला सूर अजत वीर होता है। बलि का मतलब बलि, बलि मतलब बलवान शक्तिशाली, और ये बलि, बलि मतलब किसी का बलिदान देना, बलि दी। बलि मीन्स शक्तिशाली, बलि मीन्स बलिदान, ये भी जम रहा। वसन मीन्स, व्यसन मीन्स तो मद्यपान होता है। और इस वसन का अर्थ मेरे को थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको अभी। देखो, ये वसन बर्तन नहीं होता है, इसका मतलब ये अलग आ रहा है। इसका मैं आपको बताता हूं। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। रेखांकित शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्दों का चुनाव कीजिए। अंडरलाइन नहीं, गर्मी नहीं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वायु। वायु के समानार्थक शब्द कौन सा आया? पवन, अनल, पावक, चक्रवात। वायु के समान समानार्थी शब्द ढूंढ लो, जल्दी से इसका अर्थ बताओ आप। हाँ भाई, वसन का अर्थ था कपड़ा। ये जो वसन होता है बर्तन नहीं होता है, वसन मीन्स कपड़ा होता है ना। अब याद कर लेना। बलि मीन्स बलिदान, किसी का भी बलिदान देना, बलि दी,
बकरे की बलि दी, लोग बलि देते थे, कालिका माता को बलि दी। बलि मीन्स ये बड़ा वाला बलि शक्तिशाली, सुर मीन्स देवता होता है और ये सुर वीर होता है। वसन मीन्स कपड़ा होता है और व्यसन मीन्स मद्यपान, शराब पीना। शौक मीन्स दुख, और दो मात्रा का शौक चाव, मौज मस्ती। गर्मी में वायु, वायु वायु जैसा शब्द कौन सा है भाई? पवन। अनल का मतलब तो आग होता भाई, अनिल होता तो भी पवन हो जाता, अगर अनिल होता तो भी पवन हो जाता। अनिल का मतलब भी हवा होता, लेकिन अनिल है ही नहीं ऑप्शन में। वायु जैसा शब्द कौन सा आया है? पवन आया। पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। सपूत के लिए धन संचय करना निरर्थक है, पर कपूत के भरण पोषण के लिए धन संचय करना आवश्यक है। पुत्र सपूत हो या कपूत, उसके लिए धन संचय करना निरर्थक है। सपूत के लिए धन संचय करना चाहिए क्योंकि वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, अच्छा पुत्र है तो। पूत कपूत हो या सपूत, दोनों के लिए क्यों नहीं धन संचय करना चाहिए? 4 ऑप्शन है। पूत सपूत क्यों धन संचय, इसका अर्थ है अगर आपका लड़का सपूत है तो फिर धन इकट्ठा क्यों कर रहे हो भाई? धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लड़का सपूत है वो खुद कमा के खा लेगा, फिर पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। पूत सपूत क्यों धन संचय कहा गया है, आज भी कहते हैं कि लड़का अच्छा है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, पढ़ लेगा, सपूत है तो वो खुद अपनी मेहनत से खा लेगा, खुद कमा के खा लेगा, उसके पैसे इकट्ठे करके देने की जरूरत नहीं है। और पूत कपूत क्यों धन संचय, और अगर आपका पूत कपूत पैदा हो गया है, पूरा बेकार ही है, तो फिर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि धन इकट्ठा भी कर लोगे, पूत कपूत है तो वो सब धन खत्म ही कर लेगा। फिर धन इकट्ठा करके करोगे क्या? पूत कपूत है तो भी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत ईमानदारी से खा लेगा। और कपूत सपूत है तो भी नहीं करना, और कपूत है तो भी मत करना, क्योंकि वो सब बर्बाद कर लेगा। पूत सपूत हो या कपूत, उसके लिए धन संचय करना निरर्थक है, करना नहीं चाहिए। सर्वनाम संबंधी भाववाचक संज्ञा कौन सी? इन चारों में सर्वनाम देख लो। बड़प्पन, परायापन, अपनापन, छूटपन। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, इन चारों में सर्वनाम कौन सा है? अपना, मेरा, मुझे, मुझको, अपना, ये सभी सर्वनाम होते हैं। अपना में पन लगा, अपनापन, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी अपनापन। अपना सर्वनाम है, पीछे पन लगा है। पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से कई आम गिरे, संबोधन, संबंध, अपादान, कर्ता। वाक्य में कारक पूछा है, सबको आता होगा। पेड़ से आम गिर गए, मतलब पेड़ से आम क्या हो गए भाई? अलग हो गए। और जब भी अलग होने का भाव आता है, कौन सा कारक होगा भाई? अपादान कारक होगा। कहाँ सोचने की जरूरत है? अपादान कारक युक्त वाक्यांश, किसमें अपादान कारक आ रहा है? मेघों से आच्छादित, पद से च्युत, कष्ट से साध्य, भस्म से आवृत, सब में से आ रहा है। लेकिन कहाँ पर अलग होने का भाव है? जहाँ अलग होने का भाव है वहाँ अपादान होगा। मेघों से आच्छादित, बादलों से आच्छादित, पद से च्युत, पद से अलग, कष्ट से साध्य, भस्म से आवृत, इन सभी में करण हो रहा है। लेकिन पद से अलग हुआ, पद से च्युत हो गया, इसका मतलब अपादान हुआ। जिसका शत्रु पैदा न हुआ उसके लिए एक वाक्य शब्द क्या है? शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजात शत्रु। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अभी तक शत्रु पैदा न हुआ हो, उसको वाक्यांश में एक शब्द में क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए। एक शब्द भी याद करके जाओगे परीक्षा में, वाक्यांश के लिए एक शब्द अजात शत्रु बोलते भाई। अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कौन सा है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक। अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कौन सा है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रश्न नहीं लगा। विस्मयवाचक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें विस्मयबोधक चिन्ह नहीं आया। संदेह और संकेत दोनों में से क्या इसमें कोई संदेह हो रहा है क्या? अरे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्या कोई संदेह की बात हो रही? संकेत क्या हो रहा है दोनों में से? इसमें वो संकेत कर रहा है, अरे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो किसी न किसी इशारा करके बोल करके एक संकेतार्थक शब्द दिखा रहा है। अगर यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह होता तो विस्मयवाचक होता। संदेह नहीं हो रहा है, संकेत है, बता रहा है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या? आनाकानी करना, कानाफूसी करना, रहस्य में बात करना, बुराई करना या टाल मटोल करना, किसी बात को घुमाना फिराना, आनाकानी करना।
किसी भी शब्द में अगर आनाकानी कर रहे हो, इसका मतलब बात को क्या कर रहे हो आप, टाल मटोल कर रहे हो। अभिराम अविराम युग्म का अर्थ बताना है। एकत्र कोमा बिना रुके हुए, बिना रुके कोमा एकत्र, सुंदर कोमा लगातार कोमा सुंदर। अभिराम अविराम दोनों का अर्थ पूछा गया, शब्द युग में या युग में शब्द है, आने चाहिए उत्तर अविराम बिना रुके हुए लगातार, और अभिराम सुंदर, उत्तर आएगा सुंदर, अभिराम का सुंदर, अविराम बिना रुके बिना विराम के लगातार। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ क्या है? घर में जो मुर्गी होती है वो दाल के बराबर है। जिनके घर पे रोज मुर्गियां मिलती है वो तो मर्जी पड़े तब मुर्गी बना देता है, ऐसा लगता है जैसे दाल ही बना रहे हो, बाकी मुर्गियां बहुत महंगी, घर की मुर्गी दाल के बराबर है। इसका वास्तविक अर्थ ये होगा, जो भी चीज आसानी से मिल जाती है उसका कोई मोल ही नहीं होता है। जो भी चीज सस्ती मिल जाती है वो निरर्थक होती है। इसलिए समझ लेना, आप भी जीवन में कभी सस्ते मत बनना, किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होना है ना। जो भी चीज अगर सस्ती मिल जाती है फिर वो बेमेल होती है, कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई तालमेल ही नहीं जमेगा। इसलिए कभी भी मुर्गी की जैसे सस्ता नहीं होना है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी को बराबर दाल खिलाना है, गलत है। अपने आदमी को कम महत्व देते हैं, हो सकता है। घर की मुर्गी को दाल के बराबर मूल्यवान समझा जाता है। मुर्गी और दाल खाना नहीं खानी भाई, मुर्गी दाल। उत्तर क्या आएगा? घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब जो भी अपना व्यक्ति होता है उसको हम कम महत्व देते हैं, घर की मुर्गी को हम दाल के बराबर समझते हैं। मान लो जिसके घर में अगर पापा प्रिंसिपल भी है, बच्चे को लगता है क्या है यार ये तो नॉर्मल है। घर की मुर्गी सबको दाल के बराबर लगती है, जो भी अपना होता है उसको हम कम महत्व देते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा? संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या बोलते हैं? गोधूली, शाम, रात, छाया। तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को एक शब्द में क्या बोलते हैं हम? गोधूली। एक पानी का गिलास दीजिए। अच्छा, एक पानी का गिलास दीजिए, इसका शुद्ध रूप कीजिए। क्या एक पानी दो पानी होता है क्या? आप कभी भी बाजार में जाकर के किसी को बोलो एक पानी का गिलास दो, एक पानी का, फिर उसको बोलो नहीं दो पानी का गिलास दो, तीन पानी का गिलास दो। गिलास कितने चाहिए ये पता नहीं, पानी एक होना चाहिए, बाकी गलत है। इसका शुद्ध क्या होगा? पानी का एक गिलास दीजिए, पानी का गिलास दीजिए, पानी का गिलास दो, एक पानी का गिलास दो, एक पानी का गिलास दीजिए। इसका शुद्ध रूप, पानी के पहले एक नहीं लगेगा। पानी का गिलास कितने चाहिए? गिलास एक चाहिए, गिलास के पहले एक लगाओ। पानी का एक गिलास दीजिए, एक पानी का नहीं चाहिए, गिलास एक चाहिए, एक गिलास के आगे एक लगाओगे। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जो हमेशा बहुवचन में आता है। खिड़की, खिड़कियों का बहुवचन बनेगा खिड़कियों। दर्शन, दर्शन का बहुवचन क्या होगा? दर्शनों, नहीं। सड़क, सड़कें बनता है। नारा, नारे, नारे लगाए। कौन सा शब्द ऐसा है जो हमेशा बहुवचन में आता है? कौन सा भाई? दर्शन। दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर। मैंने आपके वचन वाली क्लास भी दे रखी है। ओष्ठ, अक्षत, ऐसे बहुत से शब्द ऐसे जो हमेशा बहुवचन में आएंगे। प्राण शब्द किस में आएंगे? बहुवचन में। दर्शन भी किस में आएंगे? बहुवचन में। स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख कीजिए। स्वर संधि की जो 5 भेद होते हैं कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। गुण, यण, विसर्ग, अयादि। यण, गुण, अयादि, वृद्धि, स्वर, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। इसमें विसर्ग आगे गलत है, इसमें अयादि, गुण, यण, वृद्धि, स्वर, स्वर में स्वर आगे गलत है, ये विसर्ग के गलत है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। स्वर संधि के 5 भेद होते, पांचों के नाम आगे। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास किस में आ रहा है? आजन्म, अनिच्छा, घनश्याम, तिरंगा। आजन्म, जन्म के आगे आ उपसर्ग लगाए, अविभाव समास है। अनिच्छा, इच्छा के बिना, इच्छा के रहित। घनश्याम, घनश्याम किसको बोलते हैं? कृष्ण को। काला है जो श्याम, बहुब्रीहि समास है। तिरंगा, अगर तिरंगा आ जाए, स्पेशल भारत का झंडा है, इसको भी बहुब्रीहि बोलेंगे। और बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं आवे
तो फिर दिगु बोल देना। अनिच्छा तत्पुरुष समास है क्योंकि बीच में कारक चिन्ह आ रहा है। इच्छा के रहित, इच्छा के बिना, का के की कारक चिन्ह आ रहा है। जब भी बीच में कारक चिन्ह आवे कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। तिरंगा बहुब्री, बहुब्री नहीं आवे तो दिगु। घनश्याम बहुब्री, कृष्ण को बोलते हैं। आजन्म आ उपसर्ग है अविभाव। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा? निश्चल। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा? अगर आपको पूछे कि निश्चल में संधि कौन सी है, पता होना चाहिए विसर्ग है। जब भी ये सलगम वाला, षटकोण वाला, सड़क वाला सा आधा आता है, विसर्ग संधि होती है। और इसको हटा करके ऐसा लगेगा नीय प्लस चल। लेकिन आपको जब उपसर्ग लगाना पड़ेगा तो क्या लगोगे? नी, नी, नीर, निस। तो बोलने में क्या आ रहा है? निस। जब भी कोई भी नीस आता हो, भले ये नीस आओ, भले ये नीस आओ, हमको उपसर्ग में ये नीस करना है। बोलने में नीस आ रहा है, नीस करना, लेकिन सड़क वाला करना है, स पूरा करना नहीं, आधा करना है। नीस बनेगा, नीय नहीं होता, नी संस्कृत में होता है। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। अनु, अनव, अन, इनमें से कोई नहीं। अन्वेषण में संधि अगर पता हो तो आप कर लोगे। यण संधि, यण, वह से पहले आधा आ रहा है न, यण संधि है। और वह से पहले अगर आधा आ रहा है ऊ लगेगा, न में ऊ लगेगा अनु। और वेषण मतलब ऐसण, एक मात्रा है तो कुछ नहीं आएगा ऊपर। उपसर्ग कौन सा आएगा भाई? अनु आएगा। अन्य आएगा, अनव नहीं आएगा, अनु ही आएगा। यण संधि। कालीमा शब्द में प्रत्यय पूछा, प्रत्यय मतलब पीछे। कालीमा का मूल शब्द निकाल दो, क्या आएगा? माँ, लिमा, इमा, आ। कालीमा का प्रत्यय पानी। कालीमा का प्रत्यय निकालो। मूल शब्द क्या? कालीमा का काल। काल को अलग कर दिया, कौन सी मात्रा बची? छोटी ई की, इमा। प्रत्यय कौन सा होगा भाई? इमा। काल में इमा प्रत्यय लगा, इसलिए कालीमा बन गया। मूल शब्द काल है, इसलिए इमा प्रत्यय। कृतज्ञ शब्द का विलोम पूछा है। कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। इसका विलोम दयालु, उदार, कृतज्ञ, कृतज्ञ या निर्दय। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होगा, और इसका विलोम पूछे कृतज्ञ होगा, किए गए उपकार को नहीं मानने वाला। नैसर्गिक का विलोम पूछा। नैसर्गिक, सामयिक, कृत्रिम, इनमें से कोई नहीं, या चमत्कार। नैसर्गिक का विलोम पूछ ले, उत्तर आपको याद है, आप कर पाओगे। नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। क्या होता है भाई? कृत्रिम। नैसर्गिक का दूसरा नाम है प्राकृतिक, भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक का भी कृत्रिम होता है, नैसर्गिक का भी कृत्रिम होता है। त्योहार शब्द का शुद्ध रूप कौन सा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर देखो, ये सेम हो गया। मैं यहां पर एक बिंदी और लगा देता हूं। त्योहार ऊपर बिंदी, त्योहार 2 मात्रा, त्योहार या त्योहार। अब कौन सा सही है? उत्तर निकालो जल्दी से। चारों में से कौन सा शब्द सही है? त्योहार। कभी भी पूछे त्योहार के ऊपर एक ही मात्रा आती है और बिंदी नहीं आती। त्योहार शब्द कौन सा सही है? एक मात्रा वाला, बाकी ये गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखो, प्रतीक्षा, 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 प्रतीक्षा। प्रतीक्षा शब्द कौन सा है? इन चारों में से शुद्ध शब्द ढूंढना है। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं ऐसे। आज की हिंदी अगर आपको आ रही है तो आप कर पाओगे। और यूं भी मत सोचना अक्सर आप थोड़ा फास्ट करवा रहे हो, कभी कभी फास्ट भी करवाना है, क्योंकि अपन लाइव नहीं है। मेरे को लग रहा है आपको आते होंगे। इंतजार क्यों करें, देखते रहो, अपना आकलन करते रहो। प्रतीक्षा में शुद्ध शब्द कौन सा होगा? प्रतीक्षा। संधि कौन सी बनेगी? दीर्घ। और जब इसका टुकड़ा करेंगे तो टुकड़ा क्या होगा? प्रति प्लस इक्षा। टुकड़ा करेंगे प्रति शब्द छोटा बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने प्राण की बाजी लगा दी, दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, एक फूलों की माला ली है, वह महल पीले पत्थरों से बना है। चारों में से
चार ऑप्शन है। अब देखो, उसने प्राण की बाजी लगा दी। प्राण शब्द का बहुवचन क्या होगा? प्राण का प्राणी होता है, प्राणोन्नी होता है। उसने प्राण की बाजी लगा दी। प्राण की बाजी लगा दी, ये तो सही आ रहा है। प्राण का कभी प्राणों होता ही नहीं, सही। दहेज की लेन देन बुरी रिवाज, रिवाज नहीं होती, बुरी चीज को प्रथा बोलते हैं। देश की लेन देन बुरी प्रथा है, ये गलत है, रिवाज करेगा। एक फूलों की माला दीजिए, एक फूलों की नहीं होती, फूलों की एक माला होती, ये भी गलत है। वह महल पीले पत्थरों से बना है, वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये भी सही। उसने प्राण की बाजी लगा दी, उसने प्राणों की बाजी लगा दी, ये भी नहीं। प्राणों जमेगा नहीं, दोनों से आ रहे। उसने प्राण की बाजी लगा दी, प्राणों तो होता नहीं, प्राण की बाजी लगा दी, सही है। वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये भी सही है। दोनों शब्द शुद्ध आ रहे, फर्स्ट और फोर्थ दोनों सेंटेंस से आ रहे। राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, वाक्य का शुद्ध। राजा नल की स्त्री कैसे बोलते हो? नल की, राजा की स्त्री स्त्री नहीं होती। दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था, दमयंती राजा नल की स्त्री थी। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, राजा नल की पत्नी दमयंती थी। राजा नल की स्त्री, स्त्री की जगह पत्नी आएगा भाई, गलत है। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। उत्तर क्या बनेगा? स्त्री नहीं बोलते, पत्नी बोलोगे। बाणों को रखने का साधन के लिए एक शब्द क्या है? बाणों को जिसमें रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? तीर कमान, तुणीर, तुरीण, तपस्कर। बाणों को जिसमें रखा जाता है पीछे, बाणों को रखने का जो साधन होता है उसको क्या बोला जाता है भाई? तुणीर बोलते हैं। जिसके अंदर बाण रखते हैं उसको हिंदी में एक शब्द में क्या बोलते हैं? तुणीर बोलते हैं। यर लव किस प्रकार के व्यंजन है? तालव्य, उष्मा, अंतस्थ, औष्ठ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। अब जिसको आएंगे वो कर पाएगा। यर लव जो व्यंजन है वो किस वर्ग में आते हैं? 33 व्यंजन पता है तो आप कर लोगे। कौन कौन से अंतस्थ होते हैं, कौन कौन से उष्म होते हैं? तालव्य, उष्मा, अंतस्थ, औष्ठ। यर लव किस में आएंगे भाई? अंत्यस्थ व्यंजन। सह उष्म में आएंगे। आपको पूछा यर लव किस में आएंगे? अंतस्थ व्यंजन। अक्ष वर्ण किसके योग से बना? अक्ष का टुकड़ा क्या होगा? क प्लस स, क प्लस स, क प्लस च, उक्त सभी। अक्ष शब्द का टुकड़ा करना पड़े तो अक्ष शब्द का टुकड़ा पूछा जाए, क प्लस स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई न कोई पूछा जाएगा। अक्ष का पूछे क प्लस स करना, य का पूछे ज प्लस य करना, त्र का पूछे त प्लस र करना, और स्र का पूछे स प्लस र करना। इन चारों में से कोई कोई पूछे जाएंगे, इन चारों में से कोई पूछे जाएंगे। अक्ष का टुकड़ा क प्लस स होता है। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है। नीरज, सरोज, सूरज, उरोज। जिसके भी पीछे ज आता है वो तद्भव होते हैं, लेकिन कहीं के अपवाद भी हो सकते हैं। नीरज, सरोज, उरोज और सूरज, इन चारों में से कौन सा तत्सम तद्भव है पूछा है। जिसके भी पीछे ज आते हैं वो तद्भव होते, लेकिन अब तो यहाँ पर सब आ रहे। जिसके पीछे ज आते वो तत्सम होते, सॉरी, जिसके पीछे ज आएंगे वो तत्सम होंगे, पर जत सब में आ रहे। तो फिर देखो, तद्भव पूछा है। सूर्य और सूरज का देख लो आप, सूर्य तत्सम होता है, सूरज तद्भव होता है। बाकी ये सभी पर्यायवाची है कमल के अंदर, सरोज, नीरज, उरोज, कमल। और कमल के पर्यायवाची क्या होंगे भाई? तत्सम होंगे। बाकी ज वाले तत्सम होते, लेकिन यहाँ पर सूर्य और सूरज की बात करते हैं, सूर्य तत्सम होता है, सूरज तद्भव होता है। ठीक राइट। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में से तत्सम कौन सा है? पाहन, दांत, पाषाण, इकट्ठा। तत्सम शब्द का चयन करना है।
जैसे दांत, दांत का तत्सम बनेगा दंत, ये तद्भव है। पाहन, पाहन बनेगा तत्सम, पाषाण तद्भव बनेगा। इकट्ठा, एकत्र, एकत्र तत्सम इकट्ठा। पाहन, दांत, पाषाण, इकट्ठा, इन सब में से आपको पूछे भाई तत्सम कौन सा बनेगा? एक मिनट, इसका भी मैं आपके कंफर्म निकाल देता हूं। ना ना, पाषाण तत्सम बनेगा और इसका बनेगा पाहन तद्भव बनता है। देखो ये सभी शब्द याद करने पड़ते हैं, है ना, बिना याद किए। एकत्र पता है मुझे भी, एकत्र तत्सम बनेगा, त्र आ गया, इकट्ठा तद्भव होता है। दंत सबको पता है, तत्सम होता है, दांत तद्भव होता है। पाहन और पाषाण में वैसे भी नियम ये भी होता है, जिसके पीछे अणा आता है वो तत्सम होता है। पाषाण, पाषाण तत्सम है, पाहन क्या होता है? तद्भव है। अब आपको क्या पूछे? तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ये तद्भव, ये तद्भव, ये तद्भव। आपको तत्सम पूछा है, पाषाण, पाषाण शब्द तत्सम है। याद करने पड़ेंगे, बाकी देखो गलती हो जाएगी। अगला देखो, संस्कृति शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? संस्कृत, संस्कार, सांस्कृतिक, सुसंस्कृत। संस्कृति शब्द से विशेषण बनाना है, तो संस्कृति से विशेषण बनाओगे क्या बनेगा? सांस्कृतिक। विशेषण किसको बोलते हैं? जिसके पीछे संज्ञा सेट हो सकती, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक संध्या, पीछे कोई विशेषण जम रहा है मतलब संज्ञा जम रही। संस्कृति से विशेषण क्या बनेगा? सांस्कृतिक बनेगा। चादर के बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ पूछा है। चादर से बाहर पैर निकालना, सेखी बगाड़ना, अत्यधिक व्यय करना, आय से अधिक व्यय करना, खूब कमाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चादर से ज्यादा पैर निकाल रहे हो आप, सोते समय अगर चादर से बाहर पैर निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? इसका कहने का मतलब यही हुआ, आपके पास जो चीज़ नहीं है उससे भी ज़्यादा आप कर रहे हो। इसका मतलब जितनी आय है उससे भी अधिक क्या कर रहे हो? आप व्यय कर रहे हो। चादर से अधिक बाहर पैर निकाल रहे हो, इसका मतलब आप आय से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। ये हिंदी के आज के कुछ लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, 40 के आसपास। आज आपने आकलन किया होगा। कुछ प्रश्न वास्तव में बहुत कंफ्यूजन थे, क्योंकि गलती हो सकती है, सबसे हो सकती है। हिंदी वाला टीचर भी अगर सामने हो तो कभी गलती हो सकती है, क्योंकि शब्द ऐसे होते हैं। अगर आपको कंप्लीट याद है तो सही है, बाकी नहीं याद है गलत हो जाए। कोई विलोम शब्द पूछ लिया कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन में प्राकृतिक है ही नहीं, तो फिर अगर याद है तो ही कर पाओगे, तो नैसर्गिक होता है। गलती हो सकती है, इसलिए हिंदी को बहुत आसान नहीं समझे। इधर का इधर हो सकता है। पाषाण तत्सम था तद्भव, तो कंफ्यूज हो सकते हो। याद कर लोगे कि पाषाण न अणा वाला शब्द तत्सम होगा, पाषाण तत्सम था, इसका पाहन तद्भव बनेगा। ऐसे बहुत से शब्द है। इसलिए विद्यार्थियों, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी को सरल न माने, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से मन लगा कर पढ़ोगे तो हिंदी आपके लिए ईजी बन सकती है ना। आपको तैयारी का आकलन मिला, रोज तो एक एक टॉपिक कर रहे थे, आज साथ में तैयारी की और आपको इतने प्रश्न करने को मिले। मैं चाहता हूँ आप अधिक से अधिक ऐसे प्रश्न को अटेंड करें, ताकि आपकी जो भी गलतियाँ हैं वो आपको पता चलती जाए और आगे परीक्षा में गलतियाँ नहीं करो। मिलेंगे अगली क्लास में, पुनः नए वीडियो के साथ में आऊँगा और नए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट परीक्षा में बनेंगे उनके जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे सभी कराऊंगा मैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर कोई किसी प्रकार की समस्या लगे कमेंट जरूर करना, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। थैंक यू। और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा पेपर दो, इसलिए पढ़ करके तैयारी करना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।